नमस्कार। आज हम भौतिकी की दुनिया में एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर हैं। विषय है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, तो हमारे पास ना एक फिजिक्स की टेक्स्ट बुक के कुछ हिस्से हैं और हम उसी के आधार पर बात करेंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि बिजली और चुंबकत्व के इस छुपे हुए कनेक्शन को समझें। कैसे मतलब बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बिजली बना देता है और ये आज की टेक्नोलॉजी के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। और हाँ, फेराडे और हेनरी जैसे जो बड़े नाम हैं, उनके काम को भी देखेंगे ज़रा। सोचने वाली बात है ना? एक टाइम था जब लोग सोचते थे बिजली अलग चीज़ है, चुंबकत्व बिल्कुल अलग। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं आज। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शायद 19वीं सदी से, जब ऑस्ट्रेड, एम्पियर जैसे साइंटिस्ट थे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने ये तो दिखा दिया था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट से मतलब बहती हुई बिजली से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो फिर सवाल उठा कि क्या इसका उल्टा भी हो सकता है। अच्छा, मतलब क्या चुंबक से बिजली बन सकती है? हाँ यही सवाल। और इसका जवाब मिला करीब 1830 के आसपास। इंग्लैंड में थे माइकल फैराडे और अमेरिका में जोसेफ हेनरी। दोनों अलग अलग काम कर रहे थे पर एक ही नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने प्रयोगों से दिखाया कि अगर आप एक बंद तार की कुंडली मतलब कॉइल के पास चुंबकीय क्षेत्र को बदलें किसी भी तरह से, तो उस कॉइल में बिजली दौड़ने लगती है, एक करंट पैदा हो जाता है। अरे वाह! और इसी कमाल की चीज को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जरा सोचिए, जब फैराडे ने पहली बार ये दिखाया होगा कि बस एक चुंबक लिया, तार का लूप लिया और हिलाया तो करंट आ गया, लोगों को यकीन हुआ होगा क्या? शायद नहीं। हाँ शुरू में शायद मुश्किल हुआ हो, लेकिन आज आज तो हमारे पावर प्लांट के बड़े बड़े जनरेटर इसी पर चलते हैं, ट्रांसफार्मर। सही कह रहे हैं, पूरी बिजली व्यवस्था की जड़ यही है। अच्छा, तो फैराडे के वो शुरू के प्रयोग क्या थे, जैसे वो कुंडली और गैल्वेनोमीटर वाला? हाँ वो बहुत बेसिक और अहम प्रयोग थे। एक कुंडली ली, उसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ा। गैल्वेनोमीटर मतलब जो बहुत छोटा करंट भी पकड़ लेता है। फिर एक छड़ चुंबक लिया। जब चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली के पास लाए, तो सुई हिले। हाँ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब करंट बहा। लेकिन इसमें कुछ खास बातें थीं शायद। बिल्कुल। पहली बात, डिफ्लेक्शन तभी तक रहा जब तक चुंबक चल रहा था। अच्छा, जैसे ही रोका, करंट बंद। बंद, सुई वापस जीरो पर। दूसरी बात, जब चुंबक को दूर ले गए तो भी डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन उल्टी तरफ। उल्टी दिशा में। और तेजी से हिलाने पर ज्यादा डिफ्लेक्शन। ज्यादा करंट। और अगर चुंबक रोककर कुंडली को हिलाया तो भी वही सब हुआ। तो मतलब कौन हिल रहा है ये जरूरी नहीं। जरूरी है उनके बीच की सापेक्ष गति। रिलेटिव मोशन। इन सब से एक ही बात निकली, कुंडली में करंट तब पैदा होता है जब उसके आसपास के चुंबकीय माहौल में बदलाव आता है। बदलाव। ठीक है। फिर उन्होंने एक और प्रयोग किया था ना, जिसमें चुंबक की जगह दूसरी कुंडली थी। हाँ, एक कुंडली C1 गैल्वेनोमीटर से जुड़ी, दूसरी कुंडली C2 बैटरी से। जब C2 को C1 के पास लाए या दूर ले गए तो फिर से C1 में करंट दिखा। फिर वही बात, सापेक्ष गति से चुंबकीय क्षेत्र बदला। बिल्कुल। लेकिन जो तीसरा प्रयोग था वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वो कौन सा? उसमें दोनों कुंडलियां अपने जगह पर थीं, स्थिर। C1 गैल्वेनोमीटर से, C2 बैटरी और एक स्विच से। ओके। जैसे ही स्विच दबाया, मतलब C2 में करंट शुरू किया, तो C1 के गैल्वेनोमीटर में एक पल के लिए डिफ्लेक्शन आया, फिर जीरो। एक पल के लिए बस? हाँ, बस एक लम्हे को, जब तक करंट बढ़ रहा था। जब C2 में करंट स्थिर हो गया तो C1 में कोई करंट नहीं। और स्विच छोड़ने पर? स्विच छोड़ा, मतलब C2 में करंट बंद किया, तो फिर से C1 में एक पल के लिए डिफ्लेक्शन, लेकिन इस बार उल्टी दिशा में। कमाल है। तो मतलब हिलना डुलना ही जरूरी नहीं है? नहीं, ये प्रयोग निर्णायक था। असली चीज है कुंडली C1 से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव। चाहे वो बदलाव गति से आए या पास वाली कुंडली में करंट के बदलने से आए। और वो लोहे की रॉड वाली बात? हाँ, अगर कुंडलियों के बीच लोहे की रॉड डाल दें तो ये डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोहा जो है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर खींच लेता है, मतलब उसे बढ़ा देता है। समझ गया। तो इन सबको समझने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी होगी, फ्लक्स। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स, φB। ये एक तरह से इस बात का नाप है कि किसी सतह से कितनी चुंबकीय फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, कितना चुंबकीय असर पार हो रहा है। अच्छा। जैसे अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है और एक समतल एरिया A है, तो फ्लक्स होता है φB = BA cos θ।
यहाँ थीटा जो है वो बी और एरिया के बीच का कोण है। और इसका यूनिट? वेबा। हाँ, वेबा, WB। और ये बस एक नंबर है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि है। ठीक है, तो फ्लक्स की मदद से फैराडे ने क्या नियम दिया? फैराडे ने इन सारे प्रयोगों का निचोड़ निकाला। उन्होंने कहा कि किसी भी बंद लूप या कुंडली में ईएमएफ मतलब वो वोल्टेज जो करंट को धक्का देता है, हाँ, वो ईएमएफ तभी पैदा होता है जब उस लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बी समय के साथ बदलता है। सिर्फ तभी जब वो बदलता है। बिल्कुल। और यही फैराडे का प्रेरण का नियम है। प्रेरित ईएमएफ का मान एप्सिलॉन फ्लक्स के बदलने की दर मतलब d∅bdt के बराबर होता है। और अगर कुंडली में बहुत सारे फेरे हों, n फेरे, तो ईएमएफ n गुना हो जाता है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू -n d∅bdt। तो जितना तेजी से फ्लक्स बदलेगा उतना ज्यादा ईएमएफ। हाँ, और फ्लक्स बदलने के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं? या तो B बदल जाए, सही। या कुंडली का एरिया A बदल जाए, जैसे उसे दबा दें। हाँ, या फिर कुंडली और फील्ड के बीच का एंगल थीटा बदल जाए, जैसे उसे घुमा दें। एकदम सही। फैराडे के प्रयोगों में यही सब हो रहा था, अलग-अलग तरीकों से। पर उस फॉर्मूला में एक माइनस साइन भी था, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू -n d∅bdt में। हाँ, वो माइनस साइन बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमें प्रेरित करंट की दिशा बताता है, और ये आता है लेंस के नियम से। अच्छा, लेंस का नियम, ये कब आया? ये फैराडे के कुछ साल बाद 1834 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने दिया। ये बताता है कि प्रेरित करंट किस दिशा में बहेगा। और क्या कहता है ये नियम? लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित करंट या ईएमएफ की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वो उस कारण का ही विरोध करती है जिसने उसे पैदा किया है। कारण का विरोध मतलब वो हमेशा फ्लक्स में होने वाले बदलाव का विरोध करती है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो उसे घटाने की कोशिश करेगी, अगर घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसको पहले वाले प्रयोग से समझाइए ना, चुंबक वाला। जरूर। जब चुंबक का नॉर्थ पोल कुंडली के पास आता है तो कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ता है। ठीक है। और लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित करंट इस बढ़ते फ्लक्स का विरोध करेगा। कैसे करेगा? वो खुद एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा जो आने वाले नॉर्थ पोल को धक्का दे, मतलब रिपेल करे। अब नॉर्थ पोल को रिपेल करने के लिए कुंडली का वो सिरा भी नॉर्थ पोल बनना चाहिए, और इसके लिए करंट को एक खास दिशा में बहना पड़ता है, वामावर्त मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, अगर आप सामने से देख रहे हैं। अच्छा, और जब नॉर्थ पोल दूर जाता है तब फ्लक्स घटता है। अब प्रेरित करंट इस घटते फ्लक्स का विरोध करेगा, मतलब वो दूर जाते नॉर्थ पोल को खींचने की कोशिश करेगा, आकर्षित करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। तो अब कुंडली का वो सिरा साउथ पोल बनना चाहिए, और इसके लिए करंट को उल्टी दिशा में बहना होगा, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ये तो बड़ा दिलचस्प है, मतलब करंट हमेशा रोकने की कोशिश करता है। हाँ, और ये विरोध जरूरी है क्योंकि यही ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बनाए रखता है। ऊर्जा संरक्षण कैसे? सोचिए, अगर प्रेरित करंट विरोध करने के बजाय बदलाव का साथ देता तो आप चुंबक को जरा सा धक्का देते, फ्लक्स बदलता, करंट पैदा होता। अगर वो करंट मदद करता तो वो चुंबक को और तेज खींचता या धकेलता। हाँ। चुंबक और तेज होता, फ्लक्स और तेजी से बदलता, करंट और बढ़ जाता। ये तो एक तरह की परपेचुअल मोशन मशीन बन जाती। बिना बाहर से ऊर्जा दिए अपने आप ऊर्जा बढ़ती जाती, जो कि नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन। असल में होता क्या है, जब प्रेरित करंट विरोध करता है तो हमें उस विरोध के खिलाफ काम करना पड़ता है। चुंबक को धकेलने या खींचने में जोर लगाना पड़ता है। यही जो हम मैकेनिकल काम करते हैं, वही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और फिर वो बिजली तार के प्रतिरोध रेजिस्टेंस में गर्मी बनकर डिसिपेट हो जाती है। अच्छा, तो लेंस का नियम सिर्फ दिशा नहीं बताता, वो ये भी पक्का करता है कि एनर्जी कंजर्व रहे। प्रकृति कोई फ्री लंच नहीं देती। सही कहा, बिल्कुल। स्रोत में कुछ चित्र भी दिए हैं, अलग अलग आकार के लूप हैं। हाँ, मैंने देखे। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में घुसते हैं या निकलते हैं तो उनमें करंट की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वो फ्लक्स के बदलाव का विरोध करे। अंदर जाते हुए फ्लक्स बढ़ रहा है तो विरोध, बाहर निकलते हुए फ्लक्स घट रहा है तो भी विरोध, उसे बनाए रखने की कोशिश। और ये भी था कि अगर लूप और फील्ड दोनों स्थिर हैं तो कोई करंट नहीं, चाहे फील्ड कितना भी स्ट्रांग हो। हाँ, फ्लक्स का बदलना जरूरी है, स्थिर फ्लक्स से कुछ नहीं होता। और एक और बात, ये सब चुंबकीय फ्लक्स के बदलने से होता है, बदलते हुए विद्युत फ्लक्स से इस तरह का करंट पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ईएमएफ पैदा करने का एक तरीका हुआ फ्लक्स बदलना, बी, ए या थीटा बदलकर। क्या कोई और तरीका भी है? हाँ,
एक और है जिसे कहते हैं गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल ईएमएफ। गतिक मतलब गति से जुड़ा हुआ। हाँ, इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है, भी बदलता नहीं, लेकिन हम एक चालक जैसे कोई सीधा तार या छड़ उसको उस स्थिर क्षेत्र में चलाते हैं, गति कराते हैं। अच्छा, उससे कैसे ईएमएफ पैदा होगा? मान लीजिए एक यू शेप का फ्रेम है और उसके ऊपर एक सीधी छड़ PQ रखी है जो बिना रगड़ के सरक सकती है, और ये पूरा सिस्टम एक चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है जो मान लीजिए कागज के अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब अगर हम छड़ PQ को दाईं तरफ V वेग से चलाएं तो जो बंद लूप बन रहा है यू फ्रेम और छड़ PQ से, उसका क्षेत्रफल बदलेगा ना? हाँ, वो लंबा होता जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल A = LX बदलेगा तो उस लूप से गुजरने वाला फ्लक्स phi-B = BA = BLX भी बदलेगा। और जहां फ्लक्स बदला वहां फैराडे का नियम लगेगा, एप्सिलॉन V = -d phi bt। यहाँ phi-B = BLX है तो d phi-B dt = BL dx dt = BLV। अरे वाह, तो ईएमएफ आ गया, एप्सिलॉन = BLV, माइनस साइन दिशा बताएगा। हाँ, इसी को गतिक ईएमएफ कहते हैं। इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, लॉरेंस बल से। लॉरेंस बल, वो तो चलते हुए चार्ज पर लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, F = QVB। बिल्कुल, जब छड़ PQ वेग V से चलती है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो भी V वेग से चल रहे हैं। हाँ, और वो एक चुंबकीय क्षेत्र B में है तो उन पर लॉरेंस बल लगेगा। दाहिने हाथ के नियम से देखें तो बल नीचे की तरफ Q से P की ओर या P से Q निर्भर करता है चार्ज पर और दिशाओं पर। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों नेगेटिव चार्ज पर बल उन्हें सिरे Q की तरफ धकेलता है तो Q पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा और P पर पॉजिटिव। तो सिरों के बीच वोल्टेज बन गया। हाँ, एक पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ पैदा हो गया। हाँ। और अगर आप कैलकुलेट करें तो ये ईएमएफ भी BLV ही आता है। दोनों तरीकों से सेम रिजल्ट, BLV। पर यहाँ एक सोचने वाली बात है, लॉरेंस बल वाला तर्क तो तब लगा जब चालक चल रहा था। हाँ, लेकिन हमने पहले देखा था कि फैराडे का नियम तब भी लगता है जब चालक स्थिर हो और पास में चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा हो। उस केस में तो इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे थे शुरू में। सही बात है, तो उन पर लॉरेंस बल तो नहीं लगा। फिर ईएमएफ कैसे पैदा हुआ? इसका मतलब ये निकलता है कि बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र वो खुद ही अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र पैदा कर देता है। ओह, और वो प्रेरित विद्युत क्षेत्र फिर स्थिर इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाकर उन्हें चलाता है, जिससे ईएमएफ और करंट पैदा होता है। ये तो और भी गहरा कनेक्शन बता रहा है बिजली और चुंबकत्व में। हाँ, और ये चीज आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से भी जुड़ती है। खैर, वो अलग कहानी है। पर गतिक ईएमएफ के उदाहरण हैं, जैसे कोई डिस्क घूम रही हो फील्ड में या साइकिल के पहिए की तीलियां, उनमें भी ईएमएफ पैदा होता है। अच्छा, अब एक और शब्द आता है, प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। ये क्या है? प्रेरकत्व या इंडक्टेंस किसी सर्किट या कॉइल का वो गुण है जिसकी वजह से वो अपने अंदर या पास वाले सर्किट में करंट के बदलाव का विरोध करता है। फिर से विरोध, लेंज के नियम जैसा। हाँ, ये उसी का नतीजा है। विरोध कैसे करता है? एक विरोधी ईएमएफ पैदा करके। फ्लक्स N phi B जो है वो करंट I के समानुपाती होता है, N phi B प्रोपोर्शनल टू I। इसी समानुपात के स्थिरांक, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, को प्रेरकत्व कहते हैं। इसके भी प्रकार होते हैं? हाँ, दो मुख्य हैं। पहला है अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसे M से दिखाते हैं। ये तब होता है जब एक कुंडली, मान लीजिए कुंडली 2 में करंट बदलने di2 dt से पास रखी दूसरी कुंडली, कुंडली 1 में ईएमएफ पैदा होता है। फॉर्मूला होता है ε1 = -m di2 dt। m का मान दोनों कुंडलियों की बनावट, उनकी बीच की दूरी, वो कैसे रखी हैं और उनके बीच क्या माध्यम है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है। और दूसरा है स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे L से दिखाते हैं। ये तब होता है जब किसी अकेले कुंडली में करंट बदलने di dt से उसी कुंडली में एक विरोधी ईएमएफ पैदा होता है। अपने ही करंट के बदलाव का विरोध। हाँ, यहाँ फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन = -L di dt। L को कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ये भी कुंडली की बनावट और अंदर के माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये L क्या करता है सर्किट में? L जो है वो करंट के बदलाव को रोकता है। जैसे अगर आप करंट बढ़ाना चाहें तो ये विरोधी ईएमएफ बनाकर उसे बढ़ने से रोकेगा, घटाना चाहें तो उसे घटने से रोकेगा। इसीलिए L को कभी-कभी विद्युत जड़त्व भी कहते हैं। जड़त्व,
जैसे मास होता है मैकेनिक्स में? बिल्कुल, जैसे भारी चीज को चलाना या रोकना मुश्किल होता है, वैसे ही ज्यादा एल वाली कुंडली में करंट को बदलना मुश्किल होता है। इसे बैक ईएमएफ भी कहते हैं, क्योंकि ये सप्लाई वोल्टेज के खिलाफ काम करता है अक्सर। और क्या ये प्रेरक मतलब इंडक्टर कुछ और भी करते हैं? हाँ, इंडक्टर, जिनका मुख्य गुण एल होता है, ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं ऊर्जा किस रूप में? अपने चुंबकीय क्षेत्र में। एक इंडक्टर में जमा ऊर्जा का फॉर्मूला है W is half Li²। ये तो मिलता जुलता लग रहा है। कैपेसिटर की ऊर्जा हाफ CV² से। हाँ, बिल्कुल। कैपेसिटर विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा रखता है, इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में। M का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में होता है, जहां एक कॉइल का बदलता करंट दूसरी में वोल्टेज इंड्यूस करता है। समझ गया। ये सब मिलकर तो वाकई पूरी तस्वीर बनाते हैं। और अब आते हैं उस चीज पर जो शायद इस सब का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। एसी जनरेटर? हाँ, एसी जनरेटर, जो हमें बिजली देता है। सही। ऑल्टरनेटिंग करंट एसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब घूमने की ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसका पूरा सिद्धांत फैराडे का प्रेरण का नियम ही है। निकोला टेस्ला का भी बहुत बड़ा योगदान है एसी सिस्टम को बनाने में। कैसे काम करता है ये? सिद्धांत क्या है? सिद्धांत बहुत सीधा है। एक कुंडली होती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। उसे दो शक्तिशाली चुंबकों के ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है। ठीक है, कुंडली घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड में। घूमने से क्या होता है? कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा, वो लगातार बदलता रहता है। हाँ, घूमेगी तो एंगल बदलेगा। और अगर एंगल थीटा बदलता है, तो कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स φb = NBA cos थीटा, वो भी बदलेगा और बदलता फ्लक्स ईएमएफ पैदा करेगा। फैराडे का नियम, अगर कुंडली एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, तो किसी समय t पर कोण थीटा = ओमेगा t होगा। तो फ्लक्स हो गया φb = NBA cos ओमेगा t। अब इसको समय के साथ डिफरेंशिएट करें d∅b/dt, तो ईएमएफ मिलता है E = NBA ओमेगा sin ओमेगा t। साइन ओमेगा टी। हाँ, sin ओमेगा t। यहाँ जो NBA ओमेगा है, ये अधिकतम ईएमएफ का मान है। इसे एप्सिलॉन नॉट कह देते हैं। तो E = एप्सिलॉन नॉट sin ओमेगा t। अब क्योंकि यह साइन फंक्शन है, इसका मान प्लस एप्सिलॉन नॉट से माइनस एप्सिलॉन नॉट के बीच लगातार बदलता रहता है, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। मतलब करंट की दिशा भी बदलती रहती है। बिल्कुल, इसीलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट एसी कहते हैं। भारत में ये बदलाव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार दिशा बदलती है। तो बस घुमाते जाओ और एसी बिजली पाते जाओ। हाँ, सिद्धांत यही है। असल जनरेटर में और भी चीजें होती हैं। बहुत शक्तिशाली चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट, घूमने वाला आर्मेचर, या कभी-कभी चुंबक घूमता है, कुंडली स्थिर रहती है। स्लिप रिंग्स और ब्रश जो करंट को बाहर सर्किट तक लाते हैं। और घुमाने के लिए ऊर्जा चाहिए, पानी से हाइड्रो पावर, कोयला जलाकर भाप से थर्मल पावर, या न्यूक्लियर एनर्जी से। हाँ, ऊर्जा का स्रोत कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊर्जा को बिजली में बदलने का काम इसी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर होता है। कमाल है। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? ऑस्ट्रेड, एम्पियर, फिर फैराडे और हेनरी के वो प्रयोग, फ्लक्स, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, गतिक ईएमएफ, प्रेरकत्व L और M, और आखिर में एसी जनरेटर तक आ गए। बिजली और चुंबकत्व का ये रिश्ता तो सच में बहुत गहरा और असरदार है। हाँ, और अगर एक लाइन में याद रखना हो तो बस ये कि जब भी किसी बंद सर्किट से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ बदलता है, तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है। यही है कुंजी। जाते जाते एक सवाल मैं भी सोच रही थी, जो हमारे स्रोत में भी था। हमने देखा कि स्थिर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज चले तो फोर्स लगता है, और बदलते मैग्नेटिक फील्ड में स्थिर चार्ज पर भी फोर्स लगता है। हाँ, गतिक ईएमएफ और फैराडे का नियम, ये दोनों स्थितियां एक जैसी सी लगती हैं ना? क्या ये किसी बड़े सिद्धांत जैसे सापेक्षता की तरफ इशारा करती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, विद्युत चुंबकत्व और सापेक्षता में बहुत गहरा संबंध है। यह समरूपता उसी का एक संकेत हो सकती है। सोचने वाली बात है, जरूर। या ये कि क्या प्रकृति के जो मूल बल है, गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत चुंबकीय, नाभिकीय, क्या ये सब भी किसी तरह आपस में जुड़े हो सकते हैं? खैर, ये शायद अगली बार के लिए।